दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में हजारों घर तबाह हुए थे। उन्हीं में से एक परिवार की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। 21 सितंबर 1945 ये वो दिन था जब इस कहानी के हीरो सईता की मौत हुई थी। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसे वो बड़ा संभाल कर रखा था। भूख प्यास से बेहाल वो एक रेलवे स्टेशन पर अधमरा पड़ा था। आते जाते लोग उसे भिखारी, सड़क छाप और न जाने क्या क्या कहकर गालियां देते रहते थे। मरते समय उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, सेत्सुको। तो आखिर कौन थी ये सेत्सुको? आज से 1 साल पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, सईता के गांव को एक हवाई हमले का अलर्ट मिला। सायरन बजते ही गांव के लोग शेल्टर में पनाह लेने भागने लगे। सईता की मां उन्हें बोलकर आगे चली गई। इस बीच सईता कुछ जरूरी सामान लेने में थोड़ी देर कर गया। तभी गांव पर हवाई हमला हो गया। लोगों में अफरातफरी मच गई। सईता किसी तरह सेत्सुको को पीठ पर उठाकर भाग निकला, लेकिन तब तक चारों तरफ आग और धुआं फैल चुका था। मकान धू धू कर जल रहे थे। गांव से निकलने वाले मेन रास्ते पर भी भारी जाम लग गया। सईता ने तनिक भी देर नहीं की। नदी के किनारे एक नहर थी, उसी की आड़ लेकर वो दोनों बमबारी वाले इलाके से बाहर निकल आए। सेत्सुको डर के मारे कांप रही थी। छोटी सी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार मां के बारे में पूछती रही। सईता ने उसे दिलासा दिया कि मां फायर हाउस सेक्टर में सुरक्षित होंगी और हम भी वहीं जा रहे हैं। जैसे तैसे दोनों अपनी मां को ढूंढते हुए स्कूल पहुंचे और वहां पता किया। उनकी मां बुरी तरह झुलस चुकी थी। शरीर जगह जगह से जला था और हालत इतनी नाजुक कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने साफ बता दिया कि वो ज्यादा देर तक नहीं बचेंगी। अब सईता सेत्सुको को ये कैसे बताता? इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि मां को बस थोड़ी चोट आई है और उन्हें निशिनोमिया के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सेत्सुको जिद पकड़े रही कि उसे अभी मां से मिलना है। सईता ने समझाया कि रात होने वाली है, सुबह चलेंगे, लेकिन सेत्सुको नहीं मानी और एक सुर में सिसक सिसक कर रोने लगी। सईता परेशान हो गया। आखिरकार उसे चुप कराने के लिए वो करतब दिखाने लगा। अगली सुबह उनकी मां चल बसी, लेकिन सईता ने सेत्सुको को कुछ नहीं बताया। वो उसे लेकर निशिनोमिया वाली आंटी के घर चला गया। उनके पिता नेवी में थे, इसलिए ट्रक मिलना आसान था। इसके बाद सईता वापस आया और मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ तथा उनकी अस्थियां आंटी के घर के बाहर ही छिपा दी। आहट सुनते ही सेत्सुको दौड़कर आई। उसे लगा मां आई होंगी। सईता ने उसे मां की अंगूठी दी और फिर वही कहा कि मां अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, उन्हें ठीक होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। खैर, आंटी ने उन दोनों का पूरा ख्याल रखा। अगले दिन सईता गांव वापस लौटा तो देखा कि सब कुछ तहस नहस हो चुका था। खाने पीने का जो थोड़ा सामान उसने घर के बाहर छिपा कर रखा था, उसे एक ठेले में लादकर आंटी के यहाँ ले आया। इतना सामान देखकर आंटी भी खुश हो गई। सूखी मछलियां, आलू, बैर का अचार, काफी कुछ था। इसके बाद आंटी ने पूछा, तुम्हारी मां नहीं आई? सईता ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और ये भी कि सेत्सुको को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आंटी ने कहा कि ठीक है, लेकिन कम से कम अपने पिता को चिट्ठी लिखकर जरूर बता दो। सईता घर से फ्रूट कैंडी भी लाया था जो सेत्सुको की फेवरेट थी। उसे खुश रखने के लिए वो हर कोशिश करता रहता, लेकिन कुछ दिनों बाद आंटी का रवैया बदलने लगा। सईता को पिता को लेटर भेजे 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, जो कि आ जाना चाहिए था। ऊपर से आंटी को इस बात की भी चिढ़ थी कि सईता सारा दिन घर में पड़ा रहता है। सईता ने उन्हें बताया कि जिस कंपनी में वो काम करता था वो बमबारी में ढह चुकी है और स्कूल भी बंद है। उधर युद्ध की वजह से अनाज की भारी किल्लत होने लगी थी। आंटी अपने पति और बेटी को तो बढ़िया खाना खिलाती, जबकि सईता और सेत्सुको को सिर्फ चावल का पानी देती। सईता धीरे धीरे ये बात नोटिस करने लगा। एक दिन वो दोनों बीच पर घूमने गए और खूब भागम दौड़ की। इससे सेत्सुको को जोरों की भूख लग गई। घर लौटने पर आंटी ने साफ कह दिया कि घर में राशन नहीं है, लेकिन उनके पास जो कंबल हैं, उनके बदले एक बोरी चावल मिल सकता है। सेत्सुको ने कंबलों को पकड़कर रोना शुरू कर दिया। वो उसकी मां के थे। उसे समझाना बहुत मुश्किल था। आखिर सईता ने उसे जबरन अलग किया और आंटी कंबल बेचकर चावल ले आई। उन्होंने आधा चावल सईता को दिया और आधा अपने पास रख लिया। उस रात दोनों को भरपेट खाने को मिला, लेकिन अगली सुबह फिर वही हुआ जो रोज होता था। आंटी ने सारे राइस बॉल अपने पति और बेटी को दे दिए। सेत्सुको ने मांगा तो कहा, अच्छा खाना सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो देश के लिए मेहनत करते हैं, न कि तुम्हारे जैसे आराम करने वालों के लिए। तुम लोग जब देखो चावल मांगते रहते हो, लेकिन कभी कुछ कमा कर लाते हो। सेत्सुको ने मासूमियत में कहा, ये चावल तो हमारे हैं। इतना सुनते ही आंटी भड़क उठी। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है। हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया, खाना दिया, थोड़ी तो शर्म करो। आज के बाद अपना खाना खुद बनाना।
चाहो तो टोक्यो चले जाओ अपने रिश्तेदारों के पास। सईता जाना तो चाहता था, लेकिन उसे उनका एड्रेस नहीं पता था। खैर, उसी दिन वो सेत्सुको को साथ लेकर बैंक गया। इस बीच सेत्सुको बैंक के बाहर खेल रही थी। तभी उसने एक लड़की को देखा जो अपनी माँ के साथ जा रही थी। सेत्सुको को भी अपनी माँ की याद आ गई, लेकिन उसने सईता से कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, भैया भूख और प्यास लगी है। सईता ने उसे एक कैंडी दे दी, लेकिन एक कैंडी से क्या ही होने वाला। उनकी माँ के बैंक खाते में 4,500 रुपए थे। कुछ दिनों के लिए इतने पैसे काफी थे। ऊपर से सईता ने पिता को एक और चिट्ठी भी भेज दी। वापस दुकान पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई। चूल्हा बर्तन वगैरह तो लिए ही, साथ में सेत्सुको के लिए कंघी और एक छोटा सा छाता भी लेना पड़ा। उस दिन उन्होंने खुद से खाना बनाया और हचक कर खाया, लेकिन ये सुख कुछ ही दिनों का था। अगले महीने राशन में फिर कटौती शुरू हो गई। सेत्सुको की कैंडी वाला डिब्बा भी खाली हो गया। अगली बार जब उसने कैंडी की जिद की तो सईता ने उसी खाली डिब्बे में पानी भरकर उसे पिला दिया, ताकि उसे थोड़ा मीठा स्वाद मिल जाए। जूठे बर्तन रख आए तो आंटी भड़क उठी। इन दिनों सेत्सुको के शरीर में तेज खुजली भी होने लगी थी। रात में उठ कर वो जोर जोर से रोती। आंटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी और पति को सुबह ड्यूटी पर जाना होता था और वे ठीक से सो नहीं पाते थे। अब जब भी सेत्सुको रात को रोती, सईता उसे बाहर घुमाने ले जाता। जब ताने हद से ज्यादा बढ़ गए, सईता ने घर छोड़ दिया। तालाब किनारे एक पुराना शेल्टर था, वो दोनों उसी को अपना घर बना लिए। पास ही एक किसान का फार्म हाउस था, जहां से थोड़ी बहुत राशन सामग्री खरीद लाए। किसान के बग्गी से उन्होंने आंटी के घर से अपना सारा सामान भी उठा लाया। सूखी लकड़ियां जंगल से तोड़ लाए। काफी मेहनत के बाद खाना बनाने का पूरा इंतजाम तैयार हो गया। आज तो किसी तरह खाना हो गया, लेकिन आगे का क्या? उसी वक्त तालाब से मेंढक की आवाज आई। सईता के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर खाना न बचे तो मेंढक भूनकर खा ही सकते हैं। लेकिन सेत्सुको ने ये सुनते ही मुंह बना लिया। रात हुई तो मच्छरों ने परेशान कर दिया। सईता ने मच्छरदानी लगाई तो सेत्सुको अंधेरे से डरने लगी। तभी सईता को एक तरकीब सूझी। वो जंगल किनारे से ढेर सारे जुगनू पकड़ लाया। जुगनुओं की रोशनी से शेल्टर में उजाला हो गया और सेत्सुको चैन से सो पाई। लेकिन आधी रात के बाद ठंड बढ़ने लगी और कुछ ही देर में सारे जुगनू मर गए। सुबह सेत्सुको गड्ढा खोद रही थी। सईता ने पूछा तो उसने कहा कि वो जुगनुओं के लिए कब्र बना रही है। फिर मासूमियत से बोली, मम्मा भी अब कब्र में होंगी ना? दरअसल आंटी ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी। ये सुनकर सईता की आंखों में आंसू भर आए। पहली बार वो अपनी बहन के सामने रोया। उसने सेत्सुको से वादा किया कि वो एक दिन मम्मा की कब्र पर जरूर जाएंगे। उनकी अस्थियां सईता ने अपने पास ही रखी थीं। एक दिन उनके शेल्टर के रास्ते कुछ लड़के जा रहे थे। उन्हें ताज्जुब हुआ कि ऐसी जगह कोई कैसे रह सकता है। जब उन्होंने सामान टटोला तो कुछ मरे हुए मेंढक मिले। डर के मारे वे वहां से भाग निकले। उधर सईता और सेत्सुको किसान के पास चावल लेने पहुंचे। उनके पास पैसे थे, लेकिन किसान के पास चावल नहीं था। युद्ध की वजह से हर चीज की किल्लत हो चुकी थी। किसान उनकी कहानी पहले दिन से जानता था, जब वो उससे बग्गी मांगने आए थे। वो बोला, अब सब कुछ सरकारी राशन में मिलने लगा है, पैसे देकर राशन नहीं मिलेगा। अपने अभिमान को छोड़ो, वापस आंटी के घर जाओ और माफी मांग लो। लेकिन सईता झुकने को तैयार नहीं था। जाते जाते बस इतना कहकर निकल गया, मैं कुछ और सोच लूंगा। तभी अचानक हवाई हमला हो गया। सब लोग वहां से भाग खड़े हुए। सईता सेत्सुको को लेकर खेत में ही लेट गया। कुछ देर बाद जब खतरा टला तो उसने देखा सामने लाल लाल टमाटर लगे हुए थे। वो तुरंत टमाटर तोड़ने लगा और दोनों ने पेट भरकर खाए, जिससे थोड़ी राहत मिली। एक रोज वो आलू चुरा कर ला रहे थे, तभी कुछ आलू सेत्सुको के हाथ से फिसल कर गिर गए। ठीक उसी वक्त किसान वहां से गुजर रहा था। उसने सब कुछ देख लिया। इससे पहले कि वो पूछताछ करता, सईता सेत्सुको को लेकर भाग खड़ा हुआ। दिन तो जैसे तैसे कटते जा रहे थे, लेकिन सेत्सुको की खुजली ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका पेट भी खराब रहने लगा था। इलाज के लिए सईता गन्ना चुराने गया, लेकिन इस बार किसान ताक में बैठा था। उसने सईता को रंगे हाथ पकड़ लिया। सईता बोला कि ये उसकी बीमार बहन के लिए चाहिए, लेकिन किसान ने उसे एक गन्ना भी ले जाने नहीं दिया। बात बढ़ी तो सईता उससे भिड़ गया और किसी तरह गन्ना छीन कर भाग आया। किसान पीछे पीछे उनके शेल्टर तक पहुंच गया। वहां उसने शकरकंद देखकर साफ समझ लिया कि उसके खेत से चोरी यही लड़का कर रहा है। वो गुस्से में सईता को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। सईता गिड़गिड़ाया कि उसकी बहन बीमार है, लेकिन किसान ने उसकी एक न सुनी। सेत्सुको को भी अनदेखा कर दिया और उसे घसीट कर ले गया। पुलिस वाले को सईता की हालत पर तरस आ गया। उसने किसान को ही फटकार लगाई और भगा दिया। फिर सईता को पानी पिलाया
और कुछ देर बाद उसे जाने दिया। सईता जैसे ही बाहर निकला, देखा सेत्सुको पीछे पीछे यहां तक आ पहुंची थी। वो भाई की हालत देखकर रो पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने सईता को आंसू बहाते देखा, तुरंत चुप हो गई और बोली, भैया आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना, क्या मैं किसी डॉक्टर को बुलाकर लाऊं? अब इस बमबारी के दौर में डॉक्टर कहाँ मिलने वाला था। कुछ ही दिनों में सेत्सुको का दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगा। वो बैठी बैठी अपने आप से बातें करती रहती। भोजन पाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तो सईता ने एक नई तरकीब अपनाई। अब जब भी बमबारी का सायरन बजता और लोग घर छोड़कर शेल्टर भागते, सईता जान जोखिम में डालकर चोरी करने निकल जाता। कई दिनों तक वो इसी तरह भूख मिटाता रहा, लेकिन सेत्सुको की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। वो खाना भी छोड़ चुकी थी। अगले दिन सईता बहुत खुश होकर घर लौटा, क्योंकि इस बार उसके हाथ एक कंबल लगा था। सुबह सेत्सुको को बिना बताए वो कंबल लेकर आंटी के घर गया, इस उम्मीद में कि बदले में एक बोरी चावल मिल जाएगा। लेकिन वो कंबल किसी काम का नहीं था। निराश होकर वो घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे सेत्सुको की गुड़िया मिली। उसने घबराकर आसपास देखा। कुछ दूरी पर सेत्सुको बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने चेक किया और सिर्फ इतना कहा, इसे अच्छे से खाने और पोषक आहार चाहिए, इसके लिए कोई दवा नहीं है। ये सुनकर सईता टूट गया। वो डॉक्टर पर ही चिल्ला उठा, मैं खाना कहां से लाऊंगा? वापस लौटते समय सड़क पर उसे बर्फ के कुछ टुकड़े मिले। उसने वही टुकड़े सेत्सुको को खिला दिए, फिर दिलासा दिया, मैं बैंक से पैसे लाऊंगा, फिर हम जो चाहें वो खाएंगे। इस पर सेत्सुको उससे लिपट कर रोने लगी और बोली, भैया वो सब तुम खा लेना, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। हालांकि पैसे के बिना कुछ मिलने वाला नहीं था, इसलिए अगली सुबह सईता सेत्सुको के उठने से पहले ही शहर चला गया। उसने बचे हुए 2000 रुपए निकाल लिए। वहीं उसे कुछ लोगों से पता चला कि जापान युद्ध हार चुका है। उसे विश्वास नहीं हुआ। एक सोल्जर ने बताया कि उन्हें हथियार डालने पड़े। सईता ने पूछा, फिर जहाजों की टुकड़ियों का क्या हुआ? सोल्जर ने बताया, वो सब के सब डूब गए, एक भी जहाज वापस नहीं लौटा। सईता समझ गया कि उसके पिता भी मर चुके हैं, इसी वजह से वो उसके खतों का कभी जवाब नहीं दे सके। सईता भूख की वजह से खुद भी काफी कमजोर हो गया था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और घर लौट आया। सामने सेत्सुको लेटी हुई कुछ खा रही थी। सईता शहर से उसके लिए मीट और अंडे लाया था, लेकिन जब उसने कैंडी बॉक्स में पत्थर देखा तो तुरंत सेत्सुको का मुंह चेक किया। वो सच में पत्थर चबा रही थी। उसकी आवाज भी बहुत धीमी हो चुकी थी। उसने भाई को खाने के लिए राइस बॉल दिए, पर वे मिट्टी के बने थे। सईता फूट पड़ा। उसने जल्दी जल्दी उसे तरबूज खिलाया, फिर चावल और अंडे बनाने का इंतजाम करने लगा। लेकिन सेत्सुको उसके बाद कभी नहीं उठी। उनके शेल्टर से थोड़ी दूरी पर एक अमीर आदमी का घर था। उनके बच्चे खेल कूद में मजे कर रहे थे, लेकिन सेत्सुको का घर पूरी तरह सुना हो चुका था। सईता ने जैसे तैसे कोयला जुटाया और सेत्सुको का अंतिम संस्कार किया। कहानी कुछ घंटे पीछे जाती है, जब सईता बैंक गया हुआ था। पौष्टिक आहार न मिलने से सेत्सुको की मानसिक स्थिति पूरी तरह टूट चुकी थी। वो पूरा दिन खेलती रही, सिलाई की, फिर मिट्टी के राइस बॉल बनाकर खा गई। खैर, सईता ने रोते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अगली सुबह वो कैंडी बॉक्स में उसकी अस्थियां भरी और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ समय बाद सईता भी मर गया। मूवी के शुरुआत में हमने जो बॉक्स सईता के पास देखा था, उसमें उसकी बहन की अस्थियां थी, इसीलिए वो उसको बड़ी जतन से रखा था। खैर, मरने के बाद भी दोनों अलग नहीं हुए। उनकी आत्माएं मिल गईं। दोस्तों, जंग सिर्फ तबाही लाती है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपना विचार दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए।